हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 15 क्या क्या दिक्कत आ रही है, आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ये चीज समझो। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड। पहला केस जैसे बोल रहा है, ई है आपका स्पेड और एफ है इसका ए। तो पी हो गया आपका स्पेड कितना है 13/52 और पी एफ हो गया आपका 1/52, सॉरी 4/52 और पी इंटरसेक्शन है, एस भी होना चाहिए और स्पेड भी होना चाहिए, मतलब स्पेड ऑफ एस ऑफ स्पेड 1/52। स्पेड ऑफ एस कितना है 1/52। अब पी इंटू पी एफ करके देखो कितना आ रहा है, और पी इंटरसेक्शन एफ कितना आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है तो इंडिपेंडेंट ऐसे ही करना है सारा। चलिए नेक्स्ट, और कोई डाउट? हाँ, किसका 7 का ये पार्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो पी इंटरसेक्शन भी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है।
तो पी इंटरसेक्शन एफ जीरो कर देना, बाकी पी प्लस पी एफ आ जाएगा। और नेक्स्ट वेदांत, वेदांत यस सर। मैंने क्या बोला था तेरे से? कुछ बोला था ना मैंने? सर मैं नेक्स्ट मंडे से आऊंगा। तो टेस्ट बेटा, टेस्ट का देखा नहीं तेने क्या दे रहा है टेस्ट? वहां पर जो चेक करने वाले हैं वो क्या बहुत समझदार है क्या? मुझे नहीं पता चल रहा तेने क्या किया है, डायरेक्ट आंसर कैसे लिखा है, उनको कैसे पता लग जाएगा? हाँ, चलिए भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे थे हम? टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी। इसको लिखिए फर्स्ट कॉलम। A person has undertaken a person has undertaken a construction job. A person has undertaken a construction job. The probabilities are 0.65 that there will be a strike. 65 that there will be a strike. 0.80 that the construction job 0.80 that the construction job will be completed on time. 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike. If there is no strike. And 0.32 that the construction job will be completed on time. 0.32 that the construction job will be completed on time if there will be a strike. If there will be a strike. Find the probability that construction job will be completed on time. Find the probability that construction job will be completed on time. अब देखो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को समझते हैं। आपका स्टार्टिंग में बोला कि स्ट्राइक हो रही है, तो या तो स्ट्राइक हो रही होगी या स्ट्राइक, ये आपका मेन इवेंट हो गया। उस केस में कंस्ट्रक्शन जॉब हो गया। कंस्ट्रक्शन जॉब कॉमन इवेंट हो गया। भाई आप इस तरह से बोल सकते हो इसको समझने के लिए। भाई आप इस तरह से बोल सकते हो कि यहाँ पर देखो, इधर बनाना मत, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर स्ट्राइक वाला पार्ट है और ये नॉट सिस्टम। इन दोनों केस में कंस्ट्रक्शन जॉब हो गई। ये रहा कंस्ट्रक्शन जॉब, मतलब कॉमन इवेंट क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन जॉब। और E1 और E2 क्या हो गया? स्ट्राइक हो रही है, स्ट्राइक नहीं हो रही। तो लिखो इसमें लेट E1 इक्वल टू
कंस्ट्रक्शन जॉब इज देयर विल बी स्ट्राइक E2 नो स्ट्राइक। गुड आफ्टरनून। क्या हो गया इतना लेट कैसे? या तेरी पहले ही जगह छोड़ रखी, तेने बोला ना मैं सबसे आगे बैठूंगी, इसलिए मैंने सबसे आगे जगह लगाई थी। A strike, E2 no strike, and A construction job completed on time। आरुष भैया यहाँ आना ना, तेरा थोड़ा स्वागत करना है। आरुष अभी कल और नहीं आ पाऊंगा। हाँ मैं, हाँ तो आना, उस दिन बढ़िया स्वागत करूंगा, तो आ तो सही है क्या? तेने जो कर्म किए ना उसका स्वागत करना पड़ेगा मुझे। अभी तेरे को कर्म पता है लेकिन तू बताएगा नहीं कर्म मुझसे, इसलिए बोल। P1 स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी 0.65, P2 स्ट्राइक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.35। भाई स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.65, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.35। 0.35 P A by E1। अब समझना बेटा इस बारे। E1 है, स्ट्राइक हो रही है, पढ़ के बताओ स्ट्राइक होने के केस में कंस्ट्रक्शन जॉब कितनी प्रोबेबिलिटी में कंप्लीट हो रहा है? बेटा पढ़ लेना। 0.8 कैसे बोल रहे हैं? जो बोला है 8 किसने बोला था? बोला था किसने? 0.32। हाँ A by E2 0.80। E1 है स्ट्राइक होना, तो स्ट्राइक होने के केस में कंस्ट्रक्शन जो कितने केस में कम माना सोल्व हो रहा है, मतलब हो रहा है 0.32, और A by E2 है 0.80। अब मुझे निकालना है कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। अब बेटा कंस्ट्रक्शन जॉब तो चाहे स्ट्राइक हो रही है चाहे स्ट्राइक नहीं हो रही है, दोनों केस में कंप्लीट होगा, इसका मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो लिखो P कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, दिस इज इक्वल टू P1 multiplied by PA by E1, P2 multiplied by PA by E2। P1 0. E1 की प्रोबेबिलिटी 65, A by E1 0.32, 0.35 0.80। बोलो 0.65 इंटू 0.32। मुझे तो ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी 0.4880। भाई कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो कंस्ट्रक्शन जॉब तो कंप्लीट हो रहा है, चाहे स्ट्राइक हो रही है चाहे स्ट्राइक नहीं हो रही है। तो P1 मतलब स्ट्राइक हो रही है एंड कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, प्लस P2 स्ट्राइक नहीं हो रही है एंड कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो दोनों केस में आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी। अच्छा यही क्वेश्चन आपका बेस थ्योरम का होता तो कैसे बनता? इफ इट इज गिवन दैट कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी स्ट्राइक या देयर विल बी नो स्ट्राइक। मतलब यदि E1 E2 के बारे में पूछ रहा है और एक गिवन है,
तो फिर बेस करेंगे, और आपको ए निकालने के लिए बोल रहा है तो फिर आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक, अगला लिखो, अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं निकालना चालू करूंगा क्लास के बच्चे। जो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा उससे बढ़िया है कि आप घर पे बैठो, सबसे ज्यादा बढ़िया। आप वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, पढ़ने में नहीं पढ़ोगे। जैसे मैंने आज ही 3 बच्चों को निकाल दिया, खत्म बात, मतलब ही नहीं पढ़ाने का। वैसे फेल होंगे या वैसे कम मार्क्स आएंगे तो क्या मतलब, मेरे पढ़ाने से कौन सा कुछ छोड़ा। कोर्स मैंने करवा दिया, खत्म बात। मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ यार, मत करो तुम। चलिए नेक्स्ट लीजिए। आपने क्या किया? So a bag contains 5 red and 5 black balls. A bag contains 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at random. A ball is drawn at random. Its color is noted. Its color is noted and returned to the urn. And returned to the urn. Moreover, 2 additional balls. Moreover, 2 additional balls of the color drawn. 2 additional balls of color drawn are put in the bag. Are put in the bag. And then a ball is drawn. And then a ball is drawn at random. And then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red in color? The second ball drawn is red in color. What is the probability that the second ball drawn is red in color? अब बेटा इस क्वेश्चन को पहले ढंग से समझ लो, क्या बोल रहे हैं। एक बैग है, जैसा बोलते जा रहा हूँ वैसे करते जा रहा हूँ, बोलो। एक बैग है, कितनी बॉल है? 5 8 5 बॉल। एक बॉल निकाली भाई, वापस उसका कलर देखा और वापस डाल दी। एक बॉल निकाली आपने, कलर देखा उसका, वापस डाल दी, और उसी कलर की 2 बॉल और डाल दी, 2 बॉल। फिर एक बॉल निकाली, ये बॉल कौन सी कलर की होनी चाहिए? रेड। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी कि ये बॉल रेड कलर की होगी। एक बॉल निकाली आपने, कलर देखा, वापस डाल दी, और उसी कलर की 2 बॉल और डाल दी। तो पहला काम आपने क्या किया? एक बॉल निकालना। वो एक बॉल क्या क्या आ सकती है? वो होगा E1 और E2। पहली ड्रॉ में क्या क्या आ सकती है बॉल? या तो रेड आ सकती है या ब्लैक आ सकती है। तो लिखो E1। रेड बॉल इज ड्रॉन इन फर्स्ट ड्रॉ। Red ball is drawn in first draw. E2. Black ball is drawn in first draw. A. Red ball is drawn in the second draw. Red ball is drawn in second row.
ये हमें निकालना है। Now P1 फर्स्ट रो में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/10 मतलब 1/2। P2 भी कितना होगा, सेम होगा 1/2। P1 आ गया आपका 1/2, P2 आ गया आपका 1/2। अब ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। PA/E1 कोई नहीं बोलेगा बेटा, समझना नहीं देना बेटा। E1 मतलब फर्स्ट रो में कौन सी बॉल निकाली थी आपने, रेड वापस डाली, 2 रेड और डाल दी, तो रेड कितनी हो गई, 7 हो गई। अब निकालनी कौन सी, 7/2। आपने रेड निकाली थी, रेड वापस डाल दी, तो रेड वापस 5 हो गई, 2 रेड और डाल दी, तो आपका रेड कितनी हो गई, 7 हो गई। अब मुझे रेड बॉल निकालनी है, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 7 टोटल कितनी होगी, 12। तो ये हो गया आपका PA/E1। अब वापस देखो भाई, PA/E2 मैंने ब्लैक बॉल निकाली थी, वापस डाल दी, 2 ब्लैक बॉल और डाल दी, तो ब्लैक बॉल कितनी हो गई, 7। लेकिन मुझे निकालनी कौन सी है, तो 5/2 मुझे निकालनी है रेड 5/2। तो ये आपका PA/E1 हो गया, PA/E2 हो गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेड बॉल इन सेकंड रो। तो रेड बॉल तो बेटा दोनों केस में आ रही है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगी रेड बॉल इन सेकंड रो। तो दिस इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाइड बाय PA/E1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाय PA/E2। P1 की वैल्यू 1/2, 10/12, 1/2, 5/12, 7 + 5/24। So what is the probability, 1/2। तो इस तरह की प्रॉब्लम, आप इसी में वो कुछ चेंज कर सकता है, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम आ चुकी है आपको। ये आपका टोटल इवेंट की बात कर रहा है, टोटल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। टोटल प्रोबेबिलिटी बोलो, कहीं डाउट, पक्का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, there are two ways, there are two ways, first base contains 5 white and 3 black balls, 5 white and 3 black balls, and the second base contains 3 white and 5 black balls, 3 white and 5 black balls. 2 balls are drawn at random. 2 balls are drawn at random from the first base. 2 balls are drawn at random from the first base without and are put from the first base and are put into the second base and are put into the second base without noticing their color and are put into the second base without noticing their color. Then the 2 balls are drawn. Then the 2 balls are drawn
from the second bench. Then the two balls are drawn from the second bench. Find the probability that the balls drawn are white and black. The balls drawn are white and black. मतलब दो बॉल निकाल रहे हैं, एक व्हाइट और एक ब्लैक निकाल। अब देखना बेटा, इसको पहले ये इस तरह का डायग्राम बना लिया करो ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप कर क्या रहे हो। इससे क्या क्लियर हो जाता है। जैसे मैं आपको बोला ये पहला पेज है, कितनी कितनी बॉल है? 3 ब्लैक फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच। आपने दो बॉल यहाँ से यहाँ तक डाली और यहाँ से आपको निकालनी है एक वाइट प्लस एक ब्लैक, और टोटल ये हो गई 8 + 2, और यहाँ टोटल है 5 + 3 8। कोई दिक्कत? ये समझना है क्या बनाया मैंने? ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि भाई हमें करना क्या है। हमें यहाँ से दो बॉल निकालनी, वो दो बॉल यहाँ डालनी है, यहाँ से फिर हमें दो बॉल निकालनी है, एक वाइट और एक ब्लैक। तो जैसे मैं दो बॉल यहाँ से यहाँ डालूंगा तो 5 + 3 8 और +2 कितने हो गए? 10। अब पहला काम आप क्या कर रहे हो? दो बॉल डालते, तो दो बॉल डालने के कितने केस हो गए? 3 केस। पहला केस या तो दोनों या दोनों या एक वाइट और एक, तो ये आपके 3 केस हो गए। इवन 2 white balls are drawn from the first bench. E2, 2 black balls are drawn from the first bench. E3, 1 white and 1 black are drawn from the first bench. A, 1 white and 1 black ball from the second bench. 1 black ball drawn from the second bench. From second bench. या लिख लो, ये आपका E1 E2 E3 और ए सेकंड बेंच से आपको एक वाइट और एक ब्लैक बॉल। इसमें कोई डाउट हो जो मैंने लिखा है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। बारह जने हैं, एक अरुणव, आरुष, दिव्यांशी, इशिता, रिंकल, सभ्यता, स्मिथ, यश, उत्रेजा, वैदेही, वेदांत। 4 जनों को मैंने बाहर निकाल दिया तो 12 4 16। अब आए नहीं, जो बाकी नहीं आया वो आज बाहर निकल लेंगे। जो नहीं बोला जिसमें एक भव्य है आज वो बाहर जाएगा, मतलब नहीं उसको भी रखेंगे। P1 बेटा 2 वाइट बॉल कैसे निकालोगे? कितनी वाइट बॉल हो उधर? 5 में से 2 वाइट बॉल निकालने की केस 5C2 टोटल। 5C2 की वैल्यू क्या होती है? 10। 5 × 4 / 2 × 1। 8C2 की वैल्यू निकालो, 28। P2 कितना? 3C2 / 3/28। P3 एक वाइट 5C1 × 3C1 / 8C2 15/28। तीनों को ऐड करके देख लेना, 1 आना चाहिए। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो आएगा, इसी नहीं आएगा तो गलत है इसका।
P1, P2, P3। P1 आ गया आपका 10/28, P2 आ गया 3/28 और P3 आ गया 15/28। ना PA/E1। A/E1 का मतलब है आपने 2 वाइट बॉल ट्रांसफर करी, इससे फर्स्ट बेस की, तो 2 वाइट बॉल उधर ट्रांसफर करी तो वाइट कितनी हो गई 5 और ब्लैक भी कितनी हुई। अब कितनी कितनी निकालेंगे एक एक, तो ये हो गया 5C1 क्या 10C1 क्या 5C1 इंटू 5C1 अपॉन 10C2। एक वाइट निकालनी है एक ब्लैक निकालनी, वाइट 5 है और ब्लैक 5 है, तो दोनों से एक एक निकाला और टोटल 10 में से 2 निकाले। तो 5C1 की वैल्यू 5 इंटू 5 25 अपॉन 45 PA/E2। अब मैंने 2 ब्लैक बॉल डाली, तो ब्लैक बॉल कितनी हो गई 7 और 3 वाइट है, तो एक एक निकालनी, तो 3C1 21/44। इनका सम 1 नहीं आएगा बेटा। 3C1 इंटू 7C1 अपॉन 10C। अब एक वाइट निकाली और एक ब्लैक निकाली, तो वाइट कितनी हो गई इधर 4 और ब्लैक कितनी हो गई 6, तो 4C1 24/40 लिख लीजिए। ये आ गया PA/E1, PA/E2, PA/E3। मैथ एक क्लास में है, मैथ लेकिन मुझे वो भी नहीं दिखी थी इसलिए पूछूंगा। PA/E1, PA/E2, PA/E3। अब मुझे तो भाई टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 1 वाइड है एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब टोटल। तो P1 वाइड एंड 1 ब्लैक फ्रॉम द सेकंड बेंच, डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी P1 वाइड एंड 1 ब्लैक फ्रॉम सेकंड बेंच। P1 multiplied by PA/E1 plus P2 multiplied by PA/E2 plus P3 multiplied by PA/E3। P1 10/28, 25/45, P/28, 21/45, 15/28 मल्टीप्लाइड बाय 24/45। भाई नीचे वाले का तो मुझे याद है 1260 है, ऊपर वाले का भी याद है 673 है। आप निकाल के देखो क्या यही आ रहा है क्या? तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 673 अपॉन 1260, यही 673 अपॉन 1260, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। चलिए ये तो हमारा लॉग टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया। अब बेस थ्योरम का आते हैं। अब मैं बेस थ्योरम की क्वेश्चन करवाता हूँ। मतलब अब हमें ए गिवन होगा और E1, E2, E3 में से कुछ निकालना होगा, तो वो बेस थ्योरम लिख लिया ये। An insurance company insures
नेक्स्ट लिखिए, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 scooter drivers. An insurance company insured 2000 scooter drivers. 4000 car drivers. 6,000 truck drivers. The probabilities of an accident involving a scooter driver. The probability of an accident involving a scooter driver, car driver, and truck driver are 0.01, 0.01, 0.03 and 0.15 and 0.15 respectively. पहला है 0.01, दूसरा है 0.03, 9 नहीं 03, तो यादी 9 कहाँ से बन गया? यादी कौन सी दुनिया में रहती है? अरे 9 तो मैंने बोला ही नहीं अभी तक, तो गलती भी क्यों करी? एंड 0.15 ऐसे नहीं बोल सकता, तो गलत बात, बहुत बुरी बात बोली यार। ऐसे कैसे बोल दिया तुमने यार? गलत किया ये, इतना तो नहीं बोल सकता यार। ऐसा कहाँ दिखा है तुमने? ऐसे क्या दिखा है? ऐसा नहीं बोल सकता मेरे सामने तो। अरे बताने लायक नहीं है, बोलते ही गलत है यार। क्या दिक्कत आ रही है? हाँ छोड़ो यार। हाँ मेरे से नहीं बोला जाएगा। One of the insured person meets with an accident. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? What is the probability that he is a scooter driver? भाई कौन कौन सा ड्राइवर है भाई? सबसे पहले कौन सा है? इंश्योर्ड पर्सन इज ए स्कूटर ड्राइवर. इंश्योर्ड पर्सन इज ए स्कूटर ड्राइवर. E2, insured person is a car driver. E3, insured person is a car driver or truck driver. A, accident, insured person meets with an accident. Insured person meets with an accident. Insured person meets with an accident. P1 कितना है भाई? स्कूटर ड्राइवर 2000 टोटल, तो 2/12
2/12 ही निकालना ना बेटा, अभी देखेंगे बाद में। PE2 कितना, 4000, 4/12। PE3, अब मैं बेटा एक काम, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब बेस थ्योरम की बात आए, ये सेम होना चाहिए E1 E2 E3 का, इसलिए मैंने कैंसिल नहीं किया। फिर आप बोलो सर हम सिंप्लीफाई कर ले, तो आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। यदि आप ऐसा रखोगे सेम तो दिक्कत कभी नहीं होगी, कैलकुलेशन बड़ी इजीली होगी। E1 E2 E3 का बेस सेम रखना और A/E1 A/E2 A/E3 का बेस सेम रखना। यदि आपने डिनोमिनेटर दोनों का सेम रखा, इसका सेम रखा और उसका भी सेम रखा, मतलब ऐसा नहीं दोनों का सेम रखना, इन तीनों का सेम रखना और आगे तीनों का सेम रखना, तो फिर आपको कैलकुलेशन इजी होगी। जैसे PA/E1 0.01 मतलब 1/100, PA/E2 0.3/100, A/E3 0.15, 15/, तो मुझे निकालना है P, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, स्कूटर क्या माना है। अब मुझे ये गिवन है कि भाई एक्सीडेंट तो हो रहा है, अब मुझे वो निकालना है कि वो स्कूटर ड्राइवर था। भाई एक्सीडेंट पता है आपको, मतलब ये पता है, तो ध्यान से देखना भाई, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। आपको एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी बेटा, ये होगी, अभी करा था ना लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी होगी, तो सबका ये नीचे सम आएगा, ये तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी होगी। PE1 मल्टीप्लाइड बाय PA/E1 प्लस PE2 मल्टीप्लाइड बाय PA/E2 प्लस PE3 मल्टीप्लाइड बाय PA/E2। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, किसका एक्सीडेंट हुआ, तो दोनों में कॉमन, ये वाला कॉमन आ गया, और ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला बना, ये बेस थ्योरम। भाई मैंने क्या बोला, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी तो नीचे आएगा और जो कॉमन होगा वो ऊपर आएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यही तो होती है। PE1/A क्या होता है, PE1 इंटरसेक्शन है अपॉन PA, तो PA की प्रोबेबिलिटी तो नीचे आ गई पूरी और दोनों का कॉमन हो रहा है, तो ये आपका बेस थ्योरम बन गया, दिस इज बेस थ्योरम। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, वैल्यू रख दो भाई। PE1 की वैल्यू 2/12 मल्टीप्लाई बाय 1/100, 2/12 मल्टीप्लाइड बाय 1/100, 4/12 मल्टीप्लाइड बाय 3/100 और 6/12 मल्टीप्लाइड बाय 15/100। तो हमारे प्रोबेबिलिटी आ गई, ऊपर तो देखो 1200 को तो भूल जाओ नीचे डिनोमिनेटर वाले को, क्योंकि इधर भी 1200 है, सब जगह 1200, तो बचा क्या, 2 प्लस 12 प्लस 90, 104। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 1/52 इसकी प्रोबेबिलिटी। ये फायदा होता है यदि हम सही बना ले, मतलब डिनोमिनेटर दोनों का सेम बना लेंगे तो फिर डिनोमिनेटर से हमें मतलब ही नहीं है। ये भी कैंसिल, तो ऊपर बचा 2 प्लस 12 प्लस 90, डायरेक्ट लिख देंगे। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप इस तरह से करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो ये है भाई आपका बेस थ्योरम, इस तरह से बेस थ्योरम की प्रॉब्लम करनी है आपको। चलिए नेक्स्ट, there are 3 coins. There are 3 coins. One is a two-headed coin. One is a two-headed coin.
Another is a bias coin. Another is a bias coin that comes up head. That comes up head 75% of the time. That comes up head 75% of the time. That comes up head 75% of the time. And third is a unbiased coin. One of the three coins is chosen at random. One of the three coins is chosen at random and tossed, and it gives head. One of the three coins is chosen at random and tossed, and it gives head. What is the probability that? What is the probability that it was a two-headed coin? What is the probability that it was a two-headed coin? तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये टू-हेडेड कॉइन था। अरे कल 12 से 1 वाली क्लास नहीं है, 1 से 2 वाली तो रहेगी हमारी, 12 से 1 वाली नहीं है जो आपको इवन टू-हेडेड कॉइन। हाँ चेक कर E2 bias coin is selected. E3 unbiased coin is selected. A head appears on selected coin. Head appears on selected coin. E1 two-headed coin. E2 biased coin is selected. E3 unbiased coin is selected. A head appear on selected coin. बोलो P1 तीन तरह के coin में से कोई एक तरह का coin select किया. P1 equal to P2 equal to P3. भाई तीन तरह के कॉइन है हमारे, तो एक तरह का कॉइन सेलेक्ट किया है तो P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू 1/2। अब ध्यान से समझना, P/E1 दोनों टू हेडेड कॉइन है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब 2/2। ठीक है। P/E2 75/100 मतलब 3/4। तो बेटा इसको 4/4 लिखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर सेम रखना है तो ऊपर वाले को क्या लिखना पड़ेगा। और P/E3 1/2, 1/2 का मतलब 2/4 लिखना ही पड़ेगा, तभी तो कैलकुलेशन इजी होगा। अब मुझे निकालना है P/E1/A। P/E1/A P1 multiplied by PA/E1 plus P2 multiplied by PA/E2 plus P3 multiplied by PA/E3 और ऊपर आ गया P1 multiplied by PA/E1। तो यह आया आपका 1/3 multiplied by 4/4, 1/3 multiplied by 4/4, 3/4, 1/3 multiplied by 2/4। भाई मेरे को डिनोमिनेटर से मतलब है ही नहीं, तो वो तो कैंसिल हो गया। तो ऊपर आ गया 4 + 3 + 2
तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 4/9, ये प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 4/9। So the probability is 4/9 आया। लिखा, समझने में कोई डाउट? नेक्स्ट, a man is known to speak truth. A man is known to speak truth 3 out of 4 times. A man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. He throws a dice and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. Find the probability that it is actually a 6. तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, ये वास्तव में 6 था। अब देखो यहाँ पर उसने पहला काम क्या किया ये बताओ बोले। ऐसा नहीं है कि सच बोल रहा है सच नहीं बोल रहा है, क्योंकि सच बोलने ना बोलने पर ये डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सा नंबर आ रहा है, और नंबर रिपोर्ट करने पर ये डिपेंड करेगा कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। भाई जनरली स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पर गलती क्या करता है, आंसर सही आता है, मतलब आंसर सही का मतलब नहीं है कि सही है आंसर, मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आंसर जो आना है वही आएंगे, लेकिन गलत है। वो मानता है E1 मैन स्पीक्स ट्रूथ। अब गलती क्या है समझना है इसको ध्यान से। E1 मान लिया उसने मैन स्पीक्स ट्रूथ, E2 मान लिया मैन डज नॉट स्पीक ट्रूथ, और ए बोल दिया कि नंबर 6 आ रहा है। तो क्या आपके सच बोलने या झूठ बोलने पर डिपेंड करेगा कि नंबर 6 आ रहा है कि नहीं? आप तो बोल तो यही रहे हो ना यहाँ पर। A/E1 का क्या मतलब हुआ? 6 आ रहा है क्योंकि आप सच बोल रहे हो। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब आप सच बोलोगे तो नंबर 6 आएगा? नहीं होगा ना, ये गलत है। यहाँ पर आएगा कि E1 क्या होगा, 6 आ रहा है, E2 क्या है, 6 नहीं आ रहा, और ए क्या है, मेन रिपोर्ट उसने बोला है, वो कोई नहीं देख रहा, बस वही बोल रहा है कि भाई 6 आया था। यदि 6 आया होगा तो सच बोल रहा है, और 6 नहीं आया होगा तो लिखो E1। नंबर 6 अपीयर्स ऑन डाइस। नंबर 6 appears on dice. E2. Number 6 does not appear on dice. मैन रिपोर्ट कर रहा है भाई, अब डिपेंड कर रहा है कि क्या होगा। मैन रिपोर्ट P1 6 आने की प्रोबेबिलिटी, P2 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। अब समझना A/E1 6 आ रहा था, मैंने रिपोर्ट भी 6 ही किया है तो सच बोल रहा हूँ। E1 है 6 आ रहा था, और ए क्या है, रिपोर्ट भी 6 ही किया है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो 3/4 A/E2 6 नहीं आ रहा था लेकिन उसने रिपोर्ट 6 किया है, तो मतलब वो झूठ बोल रहा है। भाई आ तो 6 तो आ नहीं रहा था लेकिन तो भी बोल रहा है कि 6 आया है,
तो मतलब वो झूठ बोल रहा है। पी निकालना क्या है, सच बोल रहा है, मतलब आपका में 6 आ रहा था तो E1 बाई ये आपकी कंडीशनल बेस थ्योरम लगी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सी बाई ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई सी बाई। अब क्या क्या होमवर्क आप कर सकते हो वो देख लीजिए। एक्सरसाइज 13.3 सेकेंड, थर्ड, एट, 9, 11, 13 ये करके लाओ।